हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैंने पहले जो है पॉलिटिकल साइंस में एक भाग पढ़ा दिया था। जो है 1892 तक की विशेषताएं, अधिनियम की विशेषताएं। अब मैं उसके आगे पढ़ाऊंगी आज आप लोगों को 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। तो आप लोगों का मैं नीता भास्कर अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। यदि कोई कहीं से कमी लगती है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके द्वारा मुझे पता चलेगा, मैं और अच्छा आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है। सुनने में आ रहा है कि खबर आ रही है कि अप्रैल तक परीक्षा हो जाएगी और जुलाई जुलाई के लास्ट तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए जोरदार तैयारी कीजिए और लगातार प्रयास करिए, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको 1892 के अधिनियम की विशेषताएं पढ़ा दिया था। अब मैं उसके आगे पढ़ाऊंगी 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटे सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। ये चीज ध्यान रखिए कि उस समय जो थे ये उस समय लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ये जो है ये हैं लॉर्ड मार्ले, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में उस समय लॉर्ड मिंटो यहाँ के इंडिया में वायसराय थे। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 और 60 हो गई। किस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में जाना गया। ये चीज ध्यान रखिए कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में जाना गया। अब चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए फ्रेंड्स, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मांटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की विशेषताएं हैं, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ये चीज ध्यान रखिए, केंद्रीय नियंत्रण जो है कम किया गया। स्थानांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। भारत की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। तो ये ध्यान रखिए कि इस दोहरी जो है शासन व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे जो है ध्यान रखिए कि इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1926 में। ये ध्यान रखिए 1926 में। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ये भी चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि पहली बार इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। विधानसभाओं को अपना बजट संघ बनाने के लिए अधिकृत किया। इसके अंतर्गत एक प्रधानी का आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। अब आ गया देखिए साइमन आयोग। साइमन आयोग ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में एक नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए
सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी जो सदस्य थे वे ब्रिटिश थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ब्रिटिश की जगह ब्रिटिश हो गया है, तो है ब्रिटिश। यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए, ब्रिटिश, सभी जो है ब्रिटिश थे। इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज जो है सम्मेलन किए। ये ध्यान रखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इन समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम जो है 1935 में शामिल कर लिया गया। ओके, यह अगला है सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर इस योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के दोनों नाम से भी जाना जाता है। 1932 में किसने घोषणा की थी? मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अगस्त 1932 में। ये जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर इस योजना की जो है इसकी घोषणा की गई थी, इस योजना की। भारत शासन अधिनियम 1935। अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें से बहुत सारी चीजें जो है संविधान में ली गई हैं, अपनाई गई हैं। अधिनियम की विशेषताएं हैं इस अधिनियम की। इसने अखिल भारतीय संघ स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, देखिए संघीय सूची है ये, जिसमें थे कितने विषय? 59 विषय। ये पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि संघीय सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे, या समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ध्यान रखिए। राज्य सूची 54 विषय और जो है यह समवर्ती सूची, दोनों के लिए ये 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। दूसरा है, इसने द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। ये चीज ध्यान रखिए कि इस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है ये द्वैध शासन व्यवस्था खत्म कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। थर्ड है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। ये भी बहुत ही चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का शुभारंभ किया। ठीक, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसने जो है भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जो है जनसंख्या को मत का अधिकार इसके द्वारा मिल गया। 6 पॉइंट है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इस समय 1935 में भारतीय जो है रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या
अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे भी ध्यान रखिए आप लोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। 8th है इसमें, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की इसके तहत स्थापना की गई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या स्पष्ट किया कि 1946 में गठित क्या किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा वो संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखने वाली है। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो उसी दिन 3 जून 1947 को जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की थी, उसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार उसमें पूछा भी था, आया था पीजीटी में। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है? इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके तहत भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन इसके द्वारा कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का अब हम देख लेते हैं पहला मंत्रिमंडल क्या था, जो मेन थे पॉइंट जो लोग, वही मैंने थोड़ा सा लिया है। इसमें कई एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। तो इसमें देखिए पहला है जो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध इनके उसमें था। दूसरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना तथा प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मामलों के मंत्री बने थे, विधि मंत्री। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय मिला था। तो जो है फिर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गईं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो ये रहा आज का वीडियो फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर जो है कमेंट के द्वारा बताइएगा। और हिस्ट्री के भी मैंने क्वेश्चन डाले थे, तो जिनका हिस्ट्री और ये नागरिक शास्त्र से है TGT का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं करा रही हूँ। और आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, मुझे इन सब चीजों का अनुभव है। और आप लोग अपनी अच्छी से बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि पेपर ज्यादा दूर नहीं है, 5 महीना बहुत ज्यादा नहीं है आपसे। तो लग के तैयारी करिए अच्छी तरीके से और रिवीजन करिए, उसे पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।